चुनाव की घड़ी जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे ही अब लगातार तमाम तस्वीरें भी बदलती जा रही हैं। राजनीतिक बयानबाजी भी तेज होती जा रही है। मुख्यमंत्री सीएम लगातार अखिलेश यादव पर हमलावर हैं। अखिलेश की तरफ से किए गए फ्री वादों पर निशाना साधने के बाद अब पाकिस्तान और जिन्ना का उदाहरण देकर अखिलेश यादव को तमंचावादी करार दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर कड़ा प्रहार किया। सीएम ने ट्वीट कर कहा कि जिन्हें पाकिस्तान दुश्मन नहीं लगता, जिन्ना दोस्त लगता है, उनकी शिक्षा, दीक्षा और दृष्टि पर क्या ही कहा जाए। वे स्वयं को समाजवादी कहते हैं, लेकिन सत्य यही है कि इनके नस नस में तमंचावाद दौड़ रहा है। इन दिनों उत्तर प्रदेश में तमंचावाद, जिन्ना पाकिस्तान हावी है। विकास के मुद्दे नदारद हैं, लेकिन अब देखना यही है कि इन तमाम मुद्दों के साथ आखिर सत्ता पर काबिज कौन होता है। यह बड़ा सवाल है, जो कि 10 मार्च को यह साफ हो पाएगा कि आखिर जनादेश मिला तो आखिर किसे मिला। हालांकि चुनाव से पहले जो ये बयानबाजियां हो रही हैं, ये बेहद दिलचस्प होती जा रही हैं। हालांकि बड़ा सवाल यह भी है कि कोई चुलमजीबी कहता है तो कोई तमंचावाद कहता है। तमाम बड़े ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है और इन शब्दों के इस्तेमाल से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। हालांकि सरकार की तरफ से ये दावे किए जाते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकारों में, यानी कि पूर्व की सरकारों में, सिर्फ और सिर्फ दंगे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हुए हैं, नौकरियों में कोई भी पारदर्शिता नहीं थी, निष्पक्षता नहीं थी, कार्रवाई अगर होती थी तो उसमें भी दखलंदाजी होती थी। लेकिन आज जब वर्तमान की सरकार ने नीति शक्ति के साथ काम किया है तो जनता को उनका काम पसंद आ रहा है। अपराधी खौफ में है, खनन माफिया परेशान है, दबंगों के लिए एक परेशानी खड़ी कर दी गई है और सरकार से तमाम दबंग, भूमाफिया परेशान है, बाहुबली परेशान है। लेकिन वही दूसरी ओर विपक्ष ये बड़ा आरोप लगा रहा है कि कहीं ना कहीं वर्तमान की सरकार ने सिर्फ एक विशेष धर्म को टारगेट करके तमाम लोगों पर कार्रवाई की है, जो कि बिल्कुल गलत है। सर्वधर्म की बातें करने वाले जब लिस्ट आई तो उसके बाद ये साफ हुआ कि आखिर किन किन धर्मों को तवज्जो दी जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो जातीय समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है, क्या उसमें भाजपा सफल हो पाएगी, क्या उसमें सपा सफल हो पाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो आज इस बड़ी बहस में आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये जो शब्दों के इस्तेमाल हो रहे हैं, आखिर क्यों ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। और क्योंकि एक तरफ लगातार कोई चुलमजीवी कहता है तो वही दूसरी ओर कोई तमंचावाद का भी जिक्र कर रहा है। ऐसे तमाम बड़े नेता हैं जिन्होंने एक दूसरे के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। अगर हम आपको बताएं तो कहीं ना कहीं एक एक कर तमाम वो बड़े चेहरे सामने आएंगे जिन्होंने ऐसे ऐसे अद्भुत और अलग शब्दों का इस्तेमाल करके विपक्षी पार्टियों के नेता को घेरने की कोशिश की है। इसमें से कुछ नाम कुछ खास इस तरीके से हैं कि केशव प्रसाद मौर्य ने इस बात का जिक्र किया था कि जालीदार टोपी पहनने वाले। वही दूसरी ओर सुरेंद्र सिंह जो कि विधायक हैं, उन्होंने भी नर्तकी शब्द का इस्तेमाल किया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी एक्सीडेंटल हिंदू का शब्द इस्तेमाल किया था राहुल गांधी के लिए। वही दूसरी ओर अखिलेश यादव ने सीएम योगी के लिए चुलनजीवी शब्द का इस्तेमाल किया था। नरेंद्र मोदी ने लाल टोपी का इस्तेमाल किया, तो वही दूसरी ओर संजय सिंह ने काली टोपी का इस्तेमाल किया। तो ये तमाम वो बड़े नेता हैं जिन्होंने एक एक कर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। और तमाम बड़े सवाल हैं, तमाम बड़े सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनका तारुफ करा दूं, कपिल श्रीवास्तव जो कि समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, जनार्दन मिश्रा जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, और एड शहबाज जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। वही दूसरी ओर राजेंद्र गुप्ता जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजेंद्र जी से शुरुआत करते हैं इस डिबेट की। राजेंद्र जी, तमाम बड़े शब्दों के इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मैंने गिना भी दिए कि आखिर कौन कौन से वो शब्द हैं, लेकिन जिस तरीके से तमंचावाद शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, बार बार इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि जब पूर्व की सरकार थी तो उस वक्त तमंचावाद को बढ़ावा दिया जा रहा था, यानी कि दंगे हो रहे थे, गुंडाई हो रही थी। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। और बात अगर शब्दों की करें तो आपको ये देखना पड़ेगा और हम सबको ये देखना पड़ेगा कि शब्दों का स्तर क्या है।
तमंचावाद कहना कोई वो नहीं है। तमंचे लगा करके जब ये नारा दिया जाएगा, और विशेषकर व्यापारी वर्ग को ये नारा दिया जाएगा कि बंद दुकान तुम्हारी, खुली दुकान हमारी, और जब ये नारा दिया जाएगा तमंचा लगा करके कि समाजवादी पार्टी का नारा है खाली प्लाट हमारा है, तो ये जब इस प्रकार की गुंडई होगी, इस प्रकार की बदमाशी होगी और खुलेआम होगी और सत्ता के संरक्षण में होगी, तो फिर तो बात बिल्कुल सही ठहरती है। और इसीलिए इस प्रदेश की जनता ने 2014 में भी अपना मन बनाया था, 2017 में भी अपना मन बनाया था, 2019 में भी अपना मन बनाया था, और 2022 में भी उससे ज्यादा अधिक कड़ाई के साथ मन बना करके प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि वो उन दिनों को, तमंचावादी दिनों को भूली नहीं। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया तो आपको और आपके बड़े नेताओं को शुलमजीवी कहते हैं। देखिए, वो स्तरहीन लोग हैं, स्तरहीन ही बातें करते हैं, वो तो कुछ भी कह सकते हैं। देखिए, उनके लिए कोई रोक नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, देश के बारे में कह सकते हैं, जिन्ना के बारे में कह सकते हैं, वो पाकिस्तान को दुश्मन नहीं मान सकते हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। समाजवादी होने के नाते उन्हें हर प्रकार की छूट है, और इस बार इसीलिए जनता भी उनको बिल्कुल छोड़ने का मन बना बैठी। ठीक है कपिश जी, बहुत दिनों बाद आपसे रूबरू हो रहा हूं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये सर देखिए, कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जिस पर लगातार सरकार जो है वो जोर दे रही है। तमंचावाद को लेकर जोर दिया जा रहा है, परिवारवाद को लेकर जोर दिया जा रहा है। उस आप पर यह भी आरोप लगा कि अगर करप्शन को बढ़ाया गया तो वो सिर्फ सपा ने प्रदेश में बढ़ाया है। सचिन भाई, सबसे पहले तो हम ये कह देते हैं कि जो चिलमजीवी हैं वो तो सपने में ही जिएंगे और जुमले ही छोड़ेंगे। तो जुमले छोड़ना इनकी आदत है। हाँ, भारत को जलाना है और भाजपा ही लाना है, ये इनका नारा। वो बड़ा अच्छा और सटीक भी फिट होता है, क्योंकि इन्होंने तो देश को बांट करके ही राजनीति की है, सत्ता में भी बांट के ही पहुंचे। हम तो एक बात कहते हैं, बहुत अच्छी बात है, जिन्ना साहब का जिक्र नहीं होना चाहिए। तो जिन्ना साहब की मजार पे चादर कौन चढ़ा रहा था? लाल कृष्ण आडवाणी। जिन्ना साहब को सेकुलर और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन बता रहा था? लाल कृष्ण आडवाणी। जिन्ना साहब पे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का जो पुस्तक लिखी वो आपके जसवंत सिंह ने, और आप कालीन बिछा करके रेड कारपेट दिए, समझौता एक्सप्रेस चला करके दिए। आपके प्रधानमंत्री जो कहते थे कि बिरयानी खाने नहीं जाना चाहिए, वो सबसे पहला उन्होंने न्योता भी अपने पाकिस्तान जी को दे दिया था और नवाज शरीफ को भेजा। प्रोटोकॉल तोड़ करके दुश्मन राष्ट्र में ये मित्रता पैदा करने गए। ये बताओ कौन सी मित्रता पैदा कर रहे थे जो बिरयानी खाने चले गए थे? और उनकी अम्मा को शाल देना, आम भेजना, ये करे तो रास लीला, बाकी कुछ कह दे तो करेक्टर ढीला। अरे पत्रकार ने एक प्रश्न किया तो उन्होंने आप ही के सीडीएस, जिसको आपने पहला सीडीएस बनाया था विपिन रावत जी, उन्होंने कहा था कि हमारा पहला दुश्मन चीन है। अगर आप अपने ही सीडीएस की बातों को नहीं मानते हैं, कैसे मानेंगे? वो तो इंतकाल फरमा गए या फरमा दिया गया उन्हें, जैसा भी हो, तो जांच आगे का विषय बचे। लेकिन मैं एक बात पूछ रहा हूं, क्या आपको अपने पहले सीडीएस के बयान पर क्षमा मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी? और दूसरी चीज हमें यह बताइए कि मोस्ट फेवरेट नेशन की उपाधि किसने दी थी? गुप्ता जी, 2003 में किसने उपाधि दी थी? अटल बिहारी वाजपेयी ने, मोस्ट फेवरेट नेशन। और उसके बाद से गंगा में बहुत पानी बह गया, और आज जो है वो 8 वर्ष मोदी जी पूरा करने जा रहे हैं। पाकिस्तान से मोस्ट फेवरेट नेशन की उपाधि क्यों नहीं छीनी आपने? दुनिया से आप कहते हो कि पाकिस्तान को आतंकवादी मुल्क करार दो। आपने कभी अपने संसद में प्रस्ताव लाया कि पाकिस्तान को हम आतंकवादी मुल्क करार करना चाहते हैं, हम आपकी सहायता करेंगे? नहीं, लेकिन कपिश जी, लेकिन देखिए, सुनिए तो सही है कपिश, देखिए आपने तमाम बातें गिना दी और इसके जवाब भी लूंगा मैं गुप्ता जी से। लेकिन देखिए, बड़ा आरोप तो यही लग रहा है कि आप ही जिन्ना को लेकर आए, आप ही पाकिस्तान को लेकर आ रहे हैं, आप ही मुसलमानों के भरोसे हैं। अब देखिए, खैर इतिहास से इनका वास्ता सरोकार नहीं, संविधान से इनका वास्ता सरोकार नहीं। अगर होता तो रावी के तट पर 1930 में संपूर्ण स्वराज्य की बात कही गई थी, और ये लाहौर से कही गई। लाहौर का जिक्र नहीं करना चाहिए अब, क्योंकि आप लाहौर का अगर जिक्र करेंगे तो आप पाकिस्तान चले जाएंगे। स्वतंत्रता से पहले की अगर आप बात करेंगे कि रावी के तट पर यह कौन कह रहा था और कौन समर्थन कर रहा था? सुभाष चंद्र बोस ने
जवाहरलाल नेहरू चलिए के ठीक द्वारा लाए है, गए ठीक है पत्थर राजेंद्र थे। जी, जवाब तैयार रखिएगा, आऊंगा मैं आपके पास। ठीक है कपिश भाई आता हूं मैं आपके पास। शहबाज जी आपके पास आते हैं, ये चिलमजीवी और तमंचावाद के बीच में कांग्रेस कहां गायब है सर? मुझे देश के लोगों को बताने दीजिए, आज गणतंत्र दिवस है। और जी कपिश जी गणतंत्र आता हूं दिवस मैं का आपके इन्होंने पास, तो विरोध समय है किया हमारे है। पास। इन्होंने कपिश जी आता तिरंगा हूं मैं विरोध आपके किया। पास, आता हूं मैं आपके पास। जी ये नकली राष्ट्रवादी हैं। ठीक है फर्जी कपिश जी, लोग हैं ये। कपिश जी आता हूं मैं आपके पास, आता हूं। शहबाज जी, इन तमंचावादी और ये चिलमजीवी के बीच में आप कहां गायब हैं सर? धन्यवाद सर। सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी सर पिछले 32 साल से अगर आप नजर उठाएंगे, हम सत्ता में नहीं है, इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन 32 साल में अगर आप उत्तर प्रदेश की सूरत हाल देखेंगे, बारी बारी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने राज किया। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से, खासकर मैं बात करूंगा 2014 के बाद से, जब मोदी सरकार देश में आई और 2017 में योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में सत्ता में आए, तो देखिए आप उत्तर प्रदेश में सूरत हाल इन्होंने किस तरीके से तबाह कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग किस आंकड़ों के अनुसार कहते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया है, उन्होंने पूरी तरीके से बदहाल देश की श्रेणी में लाके उत्तर प्रदेश को सर्व कर दिया है। पा रही है हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जी जुड़े हुए हैं, जनार्दन मिश्रा जी। मिश्रा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर सीधा सवाल, आजकल राजनीति में जो शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, जो उनका चयन है, आखिर वो कहां से आ रहे हैं, किसकी सोच है, और जो ये शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है कितना जायज है? देखिए सचिन जी, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे सभी पार्टियों से, कोई एक पार्टी की बात मैं नहीं करता हूँ, सभी पार्टियों से बयान भी सामने आते रहते हैं। और आपको याद होगा जैसे, और ये जो बयानबाजी होती है ये सिर्फ इसलिए कि जो अपने वोटर हैं, अपने लोग हैं, इनको संगठित किया जाए और उसमें एक जोश भरने की ये प्रयास किया जाता है। लेकिन ये कभी कभी इतना स्तरहीन हो जाता है कि फिर जनता को भी लगता है कि इतने बड़े नेता होकर इस तरह से चीजें बोलते हैं जो कहीं समाज में अच्छा और माहौल नहीं बना सकते। आपको याद होगा राहुल गांधी जी जब कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे, उस समय उन्होंने चौकीदार चोर है एक नारा दिया था, उसको बड़ी जोर शोर से शुरू किया। हालांकि कांग्रेस को इसका फायदा नहीं मिला देश में, और जहां पर भी असेंबली चुनाव हुए, और राहुल गांधी जी को सुप्रीम कोर्ट में माफीनामा देना पड़ा। तो इस तरह से मतलब बयान करना, फिर आप माफी मांगते हैं, ऐसे नेताओं को, जो बड़े शीर्षस्थ नेता हैं, उनको स्वयं सोचना चाहिए और उनको अपने पार्टी के लोगों को भी समझाना चाहिए कि इस तरीके से जो भी है, देखिए मुद्दों पर, और जो एक हम लोग बात करते हैं नीतिपूर्ण राजनीति, तो वो अब अभाव दिखने लगा है और कहीं ना कहीं लोग अपने बयानों पर संयम नहीं रख पा रहे हैं। और बिल्कुल जरूरी है। देखिए आज आप जब एक पब्लिक फिगर होते हैं तो आपको अपने जुबान पर भी कंट्रोल करना होता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि तमाम बड़े आरोपों के बीच में कहीं ना कहीं आपने जिक्र किया चौकीदार, और इसका फायदा अगर हम करें तो कांग्रेस को ना होकर भाजपा को हो गया, क्योंकि उन्होंने इस तरीके से कैंपेन बनाकर इसको सबके सामने पेश कर दिया, जिसका फायदा कहीं ना कहीं भाजपा को हुआ। लेकिन राजवेंद्र जी, तमाम बड़े आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर। अभी खुद कपिश जी ने जिक्र किया, उन्होंने जिक्र किया लाल कृष्ण आडवाणी का, उन्होंने जिक्र किया समझौता एक्सप्रेस का जो अटल जी ने शुरू किए थे, बिरयानी किसने खाई किसने नहीं खाई इसका भी उन्होंने जिक्र किया। क्या तर्क क्या आपके पास, बताएं। देखिए ये सब जब मुद्दे नहीं होते हैं किसी के पास, और किसी ने ये तय कर लिया कि हमको असत्य बातों को कहना है, तो उसका कोई जवाब बनता नहीं। इसमें असत्य क्या है सर? बात सही है, इसमें असत्य क्या है? देखिए होता क्या है, मैं आपको बताऊं कि कोई भी चीज है, पाकिस्तान की बात ये करते हैं और आप अटल जी जैसे महान नेता का जिक्र करते हैं। अटल जी एक ऐसी शख्सियत थे, विश्व की एक ऐसी शख्सियत थे जो सबको अपनी तरफ से ये मैसेज देना चाहते हैं थे कि हम सशक्त हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे नहीं खड़ा किया, हमेशा संधि का प्रस्ताव रहता है, हमेशा हम आपको, लेकिन उसका अर्थ देश की सीमाओं से नहीं है, उसकी देश की सीमाओं से नहीं है। एक एक प्रश्न का जवाब मैं दूंगा और बिल्कुल सही सटीक जवाब दूंगा, लेकिन असत्य बातों का कोई जवाब थोड़ी है। कौन सी बात मैं यहाँ पर कुछ कहना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, आता हूँ सर मैं आपके पास। और कारगिल की बात कौन लेकर के आया था? क्या बात करेंगे? इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास कोई बात नहीं। आज ये पाकिस्तान की बात करते हैं। नहीं कपिश जी देखिए प्लीज ऐसे मत कीजिए ना, प्लीज ऐसे मत कीजिए। गुप्ता जी देखिए, सुनिए मेरी बात सुनिए, देखिए एक मेरा अनुरोध सुनिए, प्लीज मेरी बात सुनिए। अपनी बात एक एक कर रखें।
देखिए इस तरह आवाज ओवरलैप हो रही है ना, मुझे कुछ समझ में आएगा ना आपको खुद कुछ समझ में आ पाएगा। कपिश जी प्लीज प्लीज प्लीज, आप तो इतने सम्मान हैं, सम्मानित हैं और आप इतने एक्सपीरियंस हैं, आप तो समझ सकते हैं ना डिबेट में किस तरीके से बात करनी चाहिए। गुप्ता जी आप भी थोड़ा समझिए, एक ही कर आप अपनी बात रखें आप जी जल्दी से। बिल्कुल देखिए, इतिहास क्या है, ये सही इतिहास लोगों के सामने आना चाहिए। लोगों की मानसिकता क्या है, ये सही सामने आनी चाहिए। जब आप दंगे कराओगे, मुजफ्फरनगर में लोगों को मरवाओगे, देखिए प्रश्न का जवाब नहीं दिया। चलिए ठीक है गुप्ता जी, एक मिनट रुक जाइए। गुप्ता जी आता हूं मैं आपके पास, गुप्ता जी प्लीज मेरी बात मानिए। गुप्ता जी रुक जाइए। कपिश जी एक मिनट, आता हूं मैं आपके पास, आऊंगा मैं आपके पास, समय दूंगा, आप खुलकर बोल लीजिएगा। गुप्ता जी आप एक मिनट रुक जाइए आप, ठीक है समझ गए सर, समझ गए कि पूर्व की सरकारों ने बहुत गलत किया। ठीक है सर मैं समझ गया जी। आप बोलिए सर, मिश्रा सर बोलिए। जी मैं कपिश जी मेरे अच्छे मित्र भी हैं। मैं कपिश जी बार बार मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो बात कह रहे हैं जी, कपिश जी शायद उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन फरवरी 2019 में भारत ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीन लिया था। ये चीज मैं अपडेट करना चाहता हूँ। नहीं गलत बात जी, नहीं पाकिस्तान नहीं छीन लिया है। कपिश जी आप इसको नहीं आप इसको चेक कर सकते हैं। मैं चेक कर चुका हूं, मैं सीधी बात कह रहा हूं। नहीं कपिश जी ये गलत है। मैं इसी पे पूरी डिबेट होने जा रही है। गुप्ता जी को मुद्दा मिल गया बोलने का, और एक बार फिर से हमलावर हो रहा है। नहीं कपिश जी, पुलवामा अटैक के बाद में फरवरी 2019 में भारत ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीन लिया। नहीं छीना नहीं है, वापस नहीं लिया, कट्टाई वापस नहीं लिया। से तो किसी को बात खबर मैंने स्वयं चलाई थी, इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ। चलिए ठीक है सर, अब इसको यहाँ पर रोकते हैं, आगे बढ़ते हैं सर। इन्होंने वापस नहीं लिया, इन्होंने कहा ठीक है कपिश जी गूगल बाबा का हम सभी सहयोग ले लेंगे। ठीक है कपिश जी जो प्रक्रिया होती है उसका अनुपालन सुनिश्चित ठीक है सर, सचिव स्तर पे नहीं किया है। ठीक है कपिश जी ठीक है सर इस मुद्दे को यहाँ ड्रॉप करते हैं सर, प्लीज मेरी बात मानिए सर, आगे बढ़ते हैं सर। और भी तमाम मुद्दे हैं सर, उन पर भी करनी है चर्चा। प्रदेश के विकास और देश के विकास को लेकर बात करनी है, किस तरीके से महंगाई बढ़ रही, रोजगार बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, इन तमाम चीजों को लेकर बात करनी है। लेकिन कपिश जी देखिए ये बात तो कहीं ना कहीं सच है कि अगर तमाम बड़े आरोप लगते हैं और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है या फिर कुछ नेगेटिव स्लोगन का इस्तेमाल किया जाता है तो एक गलत संदेश आम जनता के बीच में जा रहा है। लेकिन इसका फायदा कहीं ना कहीं भाजपा उठा लेती है, क्योंकि वो छोटे छोटे मुद्दे को ऐसा कैंपेन बनाकर सबके सामने और गांव गांव तक पहुंचाने के लिए सक्षम है। देखिए ऐसा है कि ये नैरेटिव चाहे जो भी करे, ये बेरोजगारी पे क्यों बात है। आप सोचिए, इनके डिप्टी मुख्यमंत्री जा रहे हैं, उनको उनके ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग अपमानित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और जिस तरीके की अभी स्टूल पे बैठने की घटना डिप्टी मुख्यमंत्री की आपने अभी कल ही देखी है, वो क्या वीडियो वायरल नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं कि इनके यहाँ जो स्टूल की राजनीति चलती है, कुर्सी की राजनीति चलती है, सोफे की राजनीति चलती है, जनता वो सब राजनीति को याद करो। नहीं राजेंद्र जी नहीं, प्लीज राजेंद्र जी नहीं, ऐसे नहीं, आपकी बारी आएगी तब बोलिएगा। राजेंद्र जी प्लीज देखिए, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, प्लीज मत कीजिए, ऐसे मत कीजिए। मैं तथ्यात्मक बातें करता हूं, किसी की कामाबाई पुलिस का रटा हुआ बात नहीं कहता। आपने प्रश्न किया, उन प्रश्नों का उत्तर दूंगा। मैं उन प्रश्नों के उत्तर में नहीं जाने वाला कि जो ये दिग्भ्रमित करते हैं। इन्होंने एक भी मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दिया, आप चुप हो जाइए आप। मैं दूसरी चीज ये कह रहा हूं कि देखिए तमंचावादी इन्होंने कहा। अब बात इस चीज की है कि इन्होंने तमंचावादी कह देने से कोई दुनिया का तमंचावादी हो जाएगा। अखिलेश यादव पे 107-16 का मुकदमा नहीं, 107-16। अब इनसे पूछेंगे तो नहीं बता पाएंगे 116, 107-16, 151 क्या होता है। हमारे वकील साहब बैठे वो बता लें। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, आप बताइए कि एक मुखिया पर 107-16 का मुकदमा नहीं और एक मुखिया पर 302, 307, 153 के मुकदमे, तमंचावादी वो है कि तमंचावादी वो है? एडीआर की रिपोर्ट है, एडीआर की रिपोर्ट है, इनके 117 विधायकों पर हीनियस क्राइम है। हीनियस का मतलब होता है संज्ञेय अपराध,
अजमानती अपराध और ट्रायल बाय सेशन कोर्ट। नहीं बिल्कुल, देखिए जो बात आप कह रहे हैं, जो बात आप कह रहे हैं उसे शायद नकारा भी नहीं जा सकता क्योंकि वो एफिडेविट में है। सांसद इनके तमंचावादी है, ठीक है, 35 इनके सांसद तमंचावादी। ठीक है राजेंद्र जी, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आऊंगा मैं आपके पास। राजेंद्र जी ऐसे नहीं, जब आपकी बारी आएगी आप बोल लीजिएगा, जब आपकी बारी आएगी आप बोल लीजिए। मंत्री हत्यारा है। ठीक है कपिल जी, 302 के केसेस चल रहे हैं, अभी उन्होंने किसानों की हत्या कर दी। ये तमंचावादी है, ये टॉपवादी है, और आप कह रहे तमंचावादी दूसरे पे। अरे जनता पूछेगी इनसे प्रश्न। ठीक है सर, जनता पूछेगी, जनता पूछेगी और इन्हें जवाब देना होगा क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो जवाब दे। कपिल जी आऊंगा मैं आपके पास, आऊंगा मैं आपके पास। ठीक है गुप्ता जी, नहीं प्लीज ना, आऊंगा मैं आपके पास सर। शाहबाज जी जवाब दीजिए आप। तमाम बड़े आरोप लग रहे हैं, तमंचावाद, चिलमजीवी, लेकिन ऐसे में अब कांग्रेस करे तो करे क्या, क्योंकि 32 साल से आप खुद सत्ता से बाहर हैं। लगता है इस बार कोई उम्मीद है? सर आप सुन पा रहे हैं मुझे? पहले जी बोलिए। हेलो जी बोलिए जी जी सर, सबसे पहले तो सर जी भारतीय जनता पार्टी की सर खासियत ही आप ये देख लीजिए, पिछले कम से कम 30 मिनट से ये पाकिस्तान के मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। लेकिन सर 32 साल से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो आप उत्तर प्रदेश का सूरत हाल देखिए। खासकर मैं बात करना चाहता हूं, जब योगी आदित्यनाथ जी और मोदी, देश में मोदी और प्रदेश में योगी आने के बाद से देश के हालात क्या बदले हैं। आप अभी खुद यहाँ पर लाइव बैठे हुए हैं कि इन्होंने 30 मिनट की डिबेट पाकिस्तान जो मुद्दा ही नहीं है उस पर पूरी तरीके से बातचीत करके खराब कर दी। मुद्दे तो हमारे देश में बेरोजगारी होना चाहिए। बेरोजगारी के आप रिकॉर्ड देखिए, 45 साल के रिकॉर्ड टूट गए हैं जब से भारतीय जनता पार्टी आई है। आज देश का युवा बेरोजगार है। आज नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस को जो युवा है देश का बेरोजगार दिवस बना रहा है। आप महिलाओं के आपराधिक रिकॉर्ड को देखिए, जो एनसीआरबी की रिपोर्ट्स हैं उसे देखिए कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है खासकर उत्तर प्रदेश में 32% का इजाफा हुआ है। आप अनएम्प्लॉयड देखिए, आप हेल्थ इंडेक्स देखिए, क्या हमारे देश में, हमारे प्रदेश में क्या जो है हेल्थ की सुविधाएं क्या हैं, किस हाशिए पे खड़े हैं हम भुखमरी में देखिए, गरीबी में देखिए। जो नीति आयोग के आंकड़े हैं जिसे सरकार खुद प्रदर्शित करती है, उसमें उत्तर प्रदेश या तो पहले नंबर पर है या ज्यादातर दूसरे नंबर पर है, टॉप कर रहा है। अगर इतना अच्छा काम आप कर रहे हैं विपक्ष में रहकर भी, तो आज कहीं ना कहीं आपको सत्ता पर होना चाहिए, लेकिन आप नहीं है। इसका मतलब कोई ना कोई कमी जिस पर आपको काम करना होगा। मिस्टर जी आपके पास आते हैं आपके पास। सर देखिए जी सर, भाजपा इस वक्त एक मुद्दे को लेकर बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है, वो है लॉ एंड ऑर्डर, जिसका आरोप भी कपिल सिब्बल ने लगा दिया कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल कमजोर हो चुका है। लेकिन ये बात तो सच है सर कि कहीं ना कहीं जब भाजपा सरकार में है, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं आप? तो दंगे नहीं हो रहे हैं। बेटी के साथ जो हुआ, ठीक है शाबाश, सर उसी का जवाब दे रहा हूं सर, उसी का जवाब। ठीक है सर, ठीक है जवाब दीजिए दुबे जी। अगर 147, 148, 323 होता है तो वो दंगे की कोटि में आता है अगर प्रहार होता है जी। और ये यहाँ इनके रेजिम में 4,500 हुए हैं। कपिल जी देखिए, सुनिए सही, सवाल मेरा वही है सर, वरिष्ठ पत्रकार है मिश्रा जी, सर सुनिए सही, वो किसी का पक्ष नहीं ले रहे। ठीक है मैं सुन रहा हूं। ये बात इसलिए रख रहा हूं, ठीक है सर, माननीय मिश्रा जी इन बातों को कहें, या तो आप कहिए कि धार्मिक उन्माद बढ़ा करके जो दंगे हैं तो 153 के मुकदमे कपिल जी देखिए, कपिल जी जमीनी स्तर पर क्या चल रहा है वही मैं उनसे पूछ रहा हूं कि आखिर जो वादे किए जा रहे हैं वो कितने सच है। बताया हूं कि मैं भी एक चलिए ठीक है सर, माफ कीजिए कि अब समय खत्म हो चुका है। मिश्रा जी माफ कीजिएगा, मैं आपसे जवाब नहीं ले पाया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कपिल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनार्दन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शाहबाज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राजेंद्र गुप्ता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। और आज के इस बड़ी बहस में मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।